नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 5 मई और 5 मई को जो है एमटीएस का एग्ज़ाम नहीं था। जिस दिन एग्जाम नहीं होती है उस दिन हम अपने तरफ से आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पे वीडियो प्रोवाइड कराते आए हैं, जितने भी एनालिसिस कराए हैं। आज एमटीएस का पहला दिन गैप है एग्जाम के बीच में, तो आज भी हम आपको 2 वीडियो पहले ही प्रोवाइड करा दिया, ये तीसरा वीडियो है। जितना टाइम बचेगा उस हिसाब से कभी 1, कभी 2, कभी 3, जिस दिन गैप रहेगा उस दिन आपको मिल जाएगी जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के अंतर्गत आपको प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखने को मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ और हूबहू एक्स्ट्रा फैक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, व्हिच आर्टिकल रिलेटेड टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कैग से जो कौन सा आर्टिकल जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन हमसे किया जा रहा है। देखिए कभी कभी सीएजी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, तो बहुत सारे बच्चे कंट्रोलर बोलते हैं, इसको कंट्रोलर नहीं, ये कॉम्पट्रोलर होता है, COMP होता है, ठीक है। ऑप्शन में आपको कंट्रोलर भी दिया रहेगा, तो आपको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मारना है। देखिए ये जो आर्टिकल है 148, ये आपका जो संबंधित है कैग से संबंधित है ना। अभी जो वर्तमान में देश के कैग हैं ये कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, ये आपका 14वां देश के जो है सीएजी है, ठीक है। मैंने आपको 3 मुर्मू का नाम रखने के लिए याद बताया है। एक आपका चंद्रानी मुर्मू ये सबसे कम उम्र के सांसद बनकर जो है आपका जो है कीर्तिमान रची थी। इसके अलावा एक आपका महामहिम आपका जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, और कैमा नंबर का राष्ट्रपति है, तो ये भी 15वें नंबर के, माफ कीजिए, राष्ट्रपति 15वें नंबर के और उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के अभी चल रहे हैं, जगदीप धनखड़ साहब, ठीक है। तो अभी गिरीश चंद्र मुर्मू आपका कैग है। कैग का फुल फॉर्म सीखा आपने, 148 इससे रिलेटेड आर्टिकल है, ठीक है। इसके अलावा भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, तो आर्टिकल 76 के थ्रू जो है आपका अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति करते हैं ये आपका राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में महान्यवादी कहते हैं। कुछ बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि कुछ ऐसा ट्रॉपिकल वर्ड है जिसका आप अंग्रेजी बोल दिया कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। वर्तमान में भारत के जो आपका अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये आर वेंकट रमनी है। कौन है, आर वेंकट रमनी है, जो के वेणुगोपाल जो है इनका स्थान लिए हैं, तो ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो भी बदल गए हैं, राजीव कुमार है जो सुशील चंद्रा साहब का स्थान लिए हैं, तो दोनों बात आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा महान्यवादी जो है, जो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये भारत सरकार के सबसे बड़ी कानूनी अधिकारी होता है, विधिक अधिकारी होता है। उसी प्रकार से जैसे राज्य में सबसे बड़े विधिक अधिकारी कौन होता है, एडवोकेट जनरल होता है, ठीक है। तो केंद्र में सबसे बड़े विधिक अधिकारी कौन हो गया, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और किसी भी राज्य में जो सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं ये आपका कौन होता है, मतलब एडवोकेट जनरल, है ना, उस राज्य का, है ना। तो इसे इंडिया नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि पूरा इंडिया का नहीं होता है, हर स्टेट में अपना अपना अलग होता है। एडवोकेट जनरल और अटर्नी जनरल एक ही होता है जो पूरे देश को संभालता है, ठीक है। चलते हैं आगे। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ संपन्न हुआ है। देखिए मैं क्वाड से कल एक आपका जो है युद्ध अभ्यास भी बताया था, अगर आपको याद हो, कि युद्ध अभ्यास भी क्वाड के देशों के साथ हुआ है, जिसका नाम आपका मालाबार 22 रखा गया है, ठीक है। मालाबार 2022 2022 जो है इसका नाम रखा गया है, जो क्वाड के देशों का जो है नौसैनिक संयुक्त सैन्याभ्यास है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, करेंट सेक्शन से ये क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही साथ जो क्वाड के देशों का बैठक हुआ है ये आपका टोक्यो जापान के अंदर हुआ है 2022 में, अभी 23 में नहीं हुआ है। क्वाड के जो सदस्य देश हैं ये आपका भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है, इसे भी ध्यान रखेंगे क्योंकि स्टैटिक फॉर्म में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हुए देखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है। इसी प्रकार से एक प्रश्न आपको और पूछता है कि सार्क का सदस्य देश कौन सा नहीं है। ऑप्शन में आपको हमेशा जो है एक अटपटा सा देश दे के रखेगा और आपसे पूछेगा, तो सार्क का कौन सा 8वां देश है, जो मैंने आज पहले वाले वीडियो में बताया था, और मुख्यालय भी बताया था कि सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू में है, जो काठमांडू नेपाल के अंदर है। सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है कभी कभी, तो आपको जवाब देना है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क, है ना। ये 1985 में बना था। 1985 से आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं, जो इंडिया में कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, तो ये भी इसकी शुरुआत भी 1985 में हुआ था। और द्रोणाचार्य पुरस्कार सिर्फ कोच को दिया जाता है, किसी खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है जब तक वो खेलते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, अच्छा, मालाबार का यह शब्द याद गया है कि मालाबार 2020 युद्धाभास हुआ है क्वाड के देशों का, तो भाई याद रखिएगा कि केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना है आपको, केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता आंदोलन संबंधित पुस्तक द रिवोल्यूशनरी के लेखक कौन है, तो द रिवोल्यूशनरी के लेखक जो है सचिंद्र नाथ सन्याल है। जैसे आपने अभी तक देखा कि एमटीएस का 3 दिन एग्जाम हुआ, तीनों दिन एनिशियंट फॉर्म के किताब ही पूछे गए हैं, अभी तक नया किताब नहीं पूछा गया है। तो आई होप आगे वाले शिफ्ट में भी यही चलेगा गैप के बाद, है ना।
इसके अलावा इसी प्रकार जो फ्रीडम से संबंधित कुछ अन्य पुस्तक हैं जिसका नाम यहाँ पे है, बंदी जीवन के लेखक आपका सचिंद्र नाथ सन्याल ही हैं। द रेवोल्यूशनरी और बंदी जीवन दोनों के लेखक कौन है? सचिंद्र नाथ सन्याल। संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय, जो ब्रह्म समाज के संस्थापक भी हैं 1828 में, और आत्मीय सभा 1815 में, इन दोनों से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ सती प्रथा को इन्होंने अंत करवाने में मदद किया था किसे? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। कब? 1829 में। ठीक है, तो 1829 में आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट कि सती प्रथा के अंत होने के समय कौन अंग्रेज गवर्नर था, तो आपको बताना है बेंटिक था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला है किसी फॉर्म में पुस्तक पूछा जाता है दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। एक नेशन पुस्तक है, नेशन राष्ट्र, है ना। इसके लेखक गोपाल कृष्ण गोखले जी है। अभ्युदय के लेखक मदन मोहन मालवीय है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके नाम के पीछे महामाना भी लगाया जाता है, महामाना मदन मोहन मालवीय। इसके अलावा अगला जो हमारा इंडियन मिरर नामक पुस्तक है, केशव चंद्र सेन के द्वारा लिखा गया है। नील दर्पण के लेखक दीन बंधु मित्रा है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ये सभी पुस्तक का ध्यान रखना है। साथ ही साथ गांधी जी के कुछ पुस्तक को आपको ध्यान रखना है, जैसे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, है ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये गांधी जी की आत्मकथा है ना, तो इनको जो है गांधी जी ने ही लिखा है। इसके अलावा यंग इंडिया भी गांधी जी ने ही लिखा है। पेन को क्या हो गया? यंग इंडिया भी जो है गांधी जी ने ही लिखा है, तो इसे भी ध्यान रखें, यंग इंडिया को। इसके अलावा इंडियन ओपिनियन, ये भी आपका गांधी जी के द्वारा ही लिखा गया है। इंडियन ओपिनियन, ओपिनियन होता है ना मत, उसी से, तो इंडियन ओपिनियन जो है ये भी गांधी जी के द्वारा ही लिखा गया है। साथ ही साथ हरिजन, हरिजन जो पत्रिका है ये भी गांधी जी के द्वारा ही लिखा गया है। तो ये चारों पांचों किताब जो है गांधी जी का, इसे जरूर ध्यान रखें, है ना। इसके अलावा जो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि चक्रवात में केंद्र का दाब कैसा होता है। देखिए, चक्रवात में केंद्र का दाब हमेशा निम्न होता है, लो होता है ना। और जो प्रति चक्रवात होता है, जैसे चक्रवात का उल्टा होता है, रिवर्स होता है, तो प्रति चक्रवात में केंद्र के दाब जो है हमेशा उच्च होता है। केंद्र में दाब जो है उच्च होता है, हाई होता है। ठीक है, तो चक्रवात में केंद्र की दाब पूछेगा तो लो, और प्रति चक्रवात में केंद्र की दाब पूछेगा तो हाई। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चक्रवात के बाद क्या होता है, तो चक्रवात के बाद जो है मौसम साफ नहीं रहता है, लेकिन प्रति चक्रवात के बाद मौसम साफ रहता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चक्रवात जो है उत्तरी गोलार्ध में विपरीत चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चलता है। ठीक है, इसके अलावा टोर्नेडो, हरिकेन, टाइफून, ये सब कुछ चक्रवात के नाम है जो अलग अलग स्थान पे आते हैं। जैसे हरिकेन वगैरह जो है अमेरिका के अंदर आता है। टाइफून जो है दक्षिणी चीन सागर में, जिसमें आपका चाइना, जापान इत्यादि इंक्लूड है, यहाँ पे आने का काम करता है टाइफून। कल आपसे पूछा गया था कि बंगाल में आने वाली तूफान को क्या कहा जाता है। मैंने ये भी बताया था कि भाई अगर पार्टिकुलर डेट दिया होता ना तो फिर नया तूफान हो जाता, जैसे निसर्ग वगैरह आया था, अपना तौते वगैरह आया था, तो ये हो जाता है ना, अम्फान आया था। लेकिन यहाँ पे बंगाल का जो मतलब पारंपरिक तूफान है जो हर साल लगभग आ जाती है, ये पूछा गया था, तो आपको वहाँ पे बताना था, है ना, कि बंगाल में कौन सा तूफान आता है। काल बैसाखी आता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। काल बैसाखी जो है ये आपका बंगाल में आता है। बंगाल के साथ साथ त्रिपुरा, असम, बिहार में भी झटका मारता है, उड़ीसा में भी और झारखंड में भी, लेकिन जो है आपका बंगाल में ज़्यादातर प्रभाव डालता है काल बैसाखी, जो कल पूछा गया था। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में दूसरा सर्वाधिक कम जनसंख्या किस राज्य की है। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या जो है ये सिक्किम का है, और सबसे अधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश का है। तो सेकेंड सबसे कम जनसंख्या जो है ये मिजोरम की है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। मिजोरम में दूसरा सबसे कम जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, सबसे नीचे बैठा है सिक्किम, और सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है जनसंख्या के रिगार्ड में। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम है, जो मैंने मौखिक रूप से बताया, यहाँ पे लिखा है। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, जो मैंने अभी मौखिक रूप से बताया। दोस्तों, जनगणना के ऊपर वीडियो भी हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, साथ ही साथ मैं आज पीडीएफ भी दे दिया हूँ, तो पहले वीडियो देख लें और पीडीएफ से रिवीजन कर लें। और ग्राफिकल मोड में बनाया हूँ मैंने पीडीएफ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसके लिए आपको हमारा कुछ नहीं करना है, टुडे एग्जाम करके जो है आपका क्या बोलते हैं इसको, टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट भी आप सर्च कर सकते हैं। जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, कलाम साहब की फोटो लगी होगी। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है, सबसे अधिक सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो केरला है, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो पदुचेरी है। कहाँ है? पदुचेरी में जो है सबसे अधिक सेक्स रेशियो है, और ऐसे की बात करेंगे तो केरला में है, और मतलब स्टेट में। सबसे कम सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो हरियाणा में है ना। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है भैया, हरियाणा में सबसे कम वन भी है ना। इसके अलावा बिहार में जो आपका साक्षरता है ये सबसे कम है, लिटरेसी रेट जो है बिहार की सबसे अधिक है, और केरला की लिटरेसी रेट सबसे अधिक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है।
बाद बाकी जनगणना के ऊपर PDF भी आपके पास है और वीडियो भी आपके पास है, आगे काम आपका हो जाता है। अगला एक प्रश्न हमने रखा है, पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सितार प्ले करते हैं पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी। मुखर्जी बोले तो आपका पश्चिम बंगाल के साइड का होना चाहिए, है ना। तो ये आपका जो बनाते हैं बजाते हैं, सितार बजाते हैं, ठीक है। पंडित रविशंकर भी सितार बजाते हैं। पंडित रविशंकर को सितार के लिए भारत रत्न भी दिया जा चुका है 1999 में। कल आपका पूछा गया था कि 2001 में किसे भारत रत्न मिला है, तो मैंने कहा कि भाई 2001 में 2 आदमी को मिला है। एक तो लता मंगेशकर को मिला है जो गायकी के क्षेत्र से संबंधित थी, और एक आपका बिस्मिल्लाह खां को मिला है जो आपका शहनाई बजाते थे, ठीक है। तो इन दोनों को ध्यान रखेंगे। 2001 में मिला है। 1999 में पंडित रविशंकर को मिला है। संगीत के क्षेत्र में सबसे पहले 1998 में M सुब्बालक्ष्मी को मिला है जो कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा 2008 में फिर एक संगीत के क्षेत्र में आया, पंडित भीमसेन जोशी को मिला आपका भारत रत्न। इसके अलावा 2019 में भूपेन हजारिका साहब को मिला, आपका हजारिका साहब को क्या, भारत रत्न, ठीक है। तो इस प्रकार से जो 6 कैरेक्टर है आपके भारत रत्न विजेता है, ठीक है। भारत रत्न की शुरुआत कब करके हुआ था, बात करें तो 1954 में हुआ था, और सबसे पहले S राधाकृष्णन साहब को दिया गया था जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, है ना। इन्हीं के नाम पे 5 सितंबर को जो है टीचर डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों आज आवाज़ हमारा चेंज सा हुआ है, सर्दी हुआ है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बस ठंडा पिए थे और कुछ नहीं। जाकिर हुसैन जो बजाते हैं, या फिर अंबिका प्रसाद जो बजाते हैं, अल्लाह रखा जो बजाते हैं, ये तबला से बजाते हैं, तबला बजाते हैं। और मैंने तबला से अगर घराना रिलेट से पूछे कि भाई निम्नलिखित में से जो है फला तबला वादक किस घराने से है, तो याद है तो बहुत अच्छा, याद नहीं है तो जनरली तबला जो बजाते हैं ये बनारस घराने से संबंधित होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तबला में जाकिर हुसैन साहब को इस बार का जो है पद्म विभूषण दिया गया है, तो इसे भी ध्यान रखें। इस बार पद्म विभूषण जो है दोस्तों 6 आदमी को दिया गया है। कितने आदमी को? 6 आदमी को पद्म विभूषण, 9 आदमी को पद्म भूषण, और टोटल 106 है, तो 91 हो जाएगा जी। 9 1 10 16 बराबर 91 पद्म श्री दिया गया है, तो टोटल 106 पद्म पुरस्कार जो है इस बार वितरित किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा अमजद अली खां, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धसेन दास गुप्ता, ये सभी सरोद प्ले करते हैं। क्या प्ले करते हैं? सरोद प्ले करते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा भजन सुपारी, और अभी अभी आपसे पूछा गया था कि राहुल शर्मा पंडित शिव कुमार शर्मा का ही पुत्र है, ये भी आपका बजाते हैं क्या, संतूर ही प्ले करते हैं। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खां शहनाई प्ले करते हैं, जिसे 2001 में जो है आपका भारत रत्न भी दिया जा चुका है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। देखिए शहनाई से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शहनाई होता है ऐसा भोंपू टाइप का है, ऐसा होता है, ऐसा हमको बनाने नहीं आएगा, थोड़ा ऐसे रहता है ना। तो इसमें जो है यहाँ पे जो इसमें कितने छिद्र होते हैं, तो बताइएगा 7 छिद्र होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 7वीं अनुसूची में क्या क्या शामिल है, तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची शामिल है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जिसमें संघ सूची में सबसे अधिक मद को शामिल किया गया है 100 को, और सबसे कम किया गया है समवर्ती सूची में 52 को, ठीक है। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, सबसे कम बोलेगा तो समवर्ती सूची में है, सबसे अधिक बोलेगा तो संघ सूची में है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ये अगर आपसे पूछे तो बता दीजिएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अब इस पे कानून बनाने का अधिकार किसके किसके पास होता है, तो संघ सूची में जो कानून बनाते हैं, जैसे जनगणना वगैरह जो है संघ सूची का विषय है, शेयर बाजार वगैरह, बीमा वगैरह, ये सब संघ सूची का विषय है। तो इस पे जो कानून बनाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा राज सूची पे कानून राज ही बनाते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में संघ की मदद ली जा सकती है। और समवर्ती सूची में दोनों को मिली जुली सरकार है, दोनों को मत से ही कानून बनाया जाता है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं और कितने भाग हैं, तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग है। ये 22 भाग आपके 25 भागों में विभक्त है, जैसे 4 का ए बना के इसमें मौलिक कर्तव्य को रखा गया है, तो इस प्रकार से ये 25 हो गए हैं बढ़ के, लेकिन है बेसिक कितने, 22। तो अगर आपसे पूछे तो 22 ही आंसर देना है, जब तक कि ये ना पूछा गया कि कितने भागों में विभक्त है, ठीक है। इसके अलावा तमिल नव वर्ष को आयोजित होने वाला त्यौहार कौन सा है, 25 ऑप्शन में ही नहीं रहेगा जनरली, ठीक है, भाग जब पूछा जाएगा। तो तमिल नव वर्ष क्या होता है भैया, तमिल नव वर्ष जो होता है ये पोतांदु होता है। उसी प्रकार से आपका यह याद होगा तो गुड़ी पाड़वा जो है ये मुंबई का यानी महाराष्ट्र का जो है आपका नव वर्ष है। शीतल जो है ये आपका बिहार का नव वर्ष है ना। उगादी जो है ये आपका कहाँ का, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का नव वर्ष है। बीसू जो है ये आपका कहाँ का, केरला का नव वर्ष है। तो इस प्रकार से बैसाखी जो है ये कहाँ का, पंजाब हरियाणा का नव वर्ष है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। मैंने PDF जो देना है पहले भी दे दिया हूँ, और आज भी जो PDF दूंगा उसमें आपको इसका कैलेंडर ही मिल जाएगा, ग्राफ के मतलब नक्शा के हिसाब से, भारत के नक्शा, और कहाँ कहाँ इसको क्या क्या बोलते हैं आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो जितने भी त्यौहार का नाम मैंने यहाँ पे बताया, ये जनरली किस महीने में मनाया जाता है, तो अप्रैल महीने में मनाया जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो हमारा प्रश्न है, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक जो है अरुंधति राय है। कौन है, अरुंधति राय जो है मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक हैं। पलासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से किसने लड़ा था होगा, यहाँ पे लगा नहीं होगा, तो जो लड़ा था लड़ाई, मैंने बार बार आपको जोर डाल रहा हूँ, पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इससे जो है ईस्वी के साथ साथ अंग्रेज के तरफ से कौन लड़े थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पलासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का शासक सिराजुद्दौला के बीच
बीच 1757 ईस्वी में बंगाल के मैदान पलासी में युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके अलावा इसी फॉर्म में एक बक्सर का युद्ध है जो 1764 ईस्वी में हुआ था। इसके तरफ अंग्रेज के तरफ से मुनरो लड़ रहे थे, हेक्टर मुनरो। ठीक है, और इधर से त्रिगुट सेना थी, अवध की नवाब, बंगाल का नवाब, और मुगल सेना शाह आलम द्वितीय का सेना। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसी जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसी के बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि कब होती है, इलाहाबाद की संधि जो है कब हुआ है, तो 1765 ईस्वी में होता है। दोस्तों जो अभी तक तो आपने लाइक कर दिए होंगे, अगर अच्छा लग रहा होगा तो, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप ही जो है हमारा मीडिया है, आप ही हमारा मीडिया की काम करेंगे, दूसरे तक इस वीडियो को पहुंचाने का काम करेंगे। अन्यथा जो है मैं यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे, है ना। सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो सेबी की स्थापना जो है 1988 में हुआ था, लेकिन इसको जो दर्जा दिया गया था वो बाद में दिया गया था, लेकिन स्थापना अगर आपसे पूछे तो 1988 में हो जाएगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मुख्यालय कहाँ पे है भाई, इसका मुख्यालय जो है मुंबई के अंदर है, यहाँ पर के लिखा हुआ है ना। शेयर बाजार का नियंत्रण करने वाला संस्था है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनी थी मतलब लेडीज में, ये आपका माधवीपुरी बुच है ना। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, 1982 को, 12 जुलाई 1982 को हुआ था, 12/7/1982 नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड की मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय भी मुंबई के अंदर है। नाबार्ड क्या है, कृषि सेक्टर में सबसे बड़ी लोन मुहैया कराने वाली संस्था है। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, तो केजी साजी है। कौन है, केजी साजी है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। नाबार्ड से संबंधित जो समिति है ये आपका कौन सा समिति है, शिवरामन समिति है। कौन सा है, शिवरामन समिति है। तो सभी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सिडबी की स्थापना जो है 1990 में हुआ था। सिडबी का मुख्यालय जो है ये लखनऊ में है, और सिडबी से संबंधित जो आपका समिति है ये आपका आबिद हुसैन समिति है। कौन है, आबिद हुसैन समिति है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। सिडबी जो है लघु विकास बैंक को कहते हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1955 में हुई थी। एसबीआई जो वर्तमान में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़ी बैंक भी है। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक शेष बच गए हैं, तो अधिकांश बैंकों का विलय होने के बाद मात्र 12 बैंक जो है सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, बाद बाकी सहकारी बैंक है या प्राइवेट बैंक है। इसके अलावा जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था ये 1921 में हुआ था। यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया था। इसीलिए हम कहते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1955 में हुआ है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि नीति आयोग न्यू इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में किस राज्य को सर्वोच्च स्थान दिया है। देखिए, नीति आयोग एक रिकॉर्ड तय करता है स्टेट को देखते हुए, तो न्यू इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है। तो इसके तहत जो है कर्नाटक को 2022 के लिए सर्वोच्च स्थान में, मतलब 1 नंबर दिया गया है। ठीक है, नीति आयोग से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। नीति आयोग जो है किसको टर्मिनेट करके जो है स्थापना किया गया था, तो आपको बताना है कि योजना आयोग के स्थान पे आई थी। योजना आयोग की स्थापना अपने आप में कब हुआ था, 1950 में हुआ था, और ये इससे समाप्त कब किया गया, 2015 में किया गया। और यही 2015 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ गए आपके किसके जगह पे, योजना आयोग के जगह पे। नीति आयोग कैसा संवैधानिक मतलब कैसा निकाय है, तो आपको बताना है सलाहकारी निकाय है या फिर गैर संवैधानिक निकाय है। सलाहकारी निकाय या फिर गैर संवैधानिक निकाय क्या होता है, जिसका जिक्र संविधान के अंदर न हो, है ना। तो इसका जिक्र संविधान के अंदर नहीं है। ये परामर्शदात्री संस्था है, या फिर सलाहकारी कह सकते हैं, या फिर गैर संवैधानिक निकाय कह सकते हैं। इसके अलावा इसके जो प्रथम की पोस्ट को होल्ड किए थे उनको ध्यान आपको रखना है। जैसे प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया बने थे, प्रथम सीईओ कौन बने थे, सिंधु श्री खुल्लर बने थे। अभी जो अध्यक्ष हैं, आप अध्यक्ष तो पीएम ही होता है जो नरेंद्र मोदी होंगे, और सुमन कुमार बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं, और वर्तमान में जो है बीवीआर सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। यह योजना आयोग का स्थान लिया है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये तो बता ही चुके हैं। अगला एक प्रश्न है, बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द एमएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, कल जीवीए के फुल फॉर्म पूछा गया था, ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसी प्रकार से आपको जीडीपी का फुल फॉर्म याद रखना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना। जीएनपी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। इसी प्रकार से एमएसएफ का फुल फॉर्म मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये बैंक में यूज किया जाता है। एचडीएफ का स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होता है। सीआरआर का कैश रिजर्व रेशियो होता है। सीआरआर कौन तय करता है भारत में, तो आरबीआई तय करता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। सीएलआर भी आरबीआई तय करता है, बैंक दर भी आरबीआई तय करता है, नोट भी छापने का काम आरबीआई ही करता है। इसके अलावा जो आपका साख सृजन है ये भी काम आपका कौन करते हैं, आरबीआई ही करता है। तो आरबीआई के कुछ चुनिंदा
काम है जो आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा SLR का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR, ठीक है। इसके अलावा जो तरलता होते हैं, बाजार में नोटों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाना, तरलता कहते हैं उसे, ठीक है। इसके अलावा NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, है ना, ये पैसा ट्रांसफ़र करने का एक मोड है। आप लोग गूगल पे से करते होंगे पैसा, तो वो भीम UPI है वो। और ये जो है आपका नेफ्ट भी एक पैसा ट्रांसफ़र करने का मोड है, जैसे सैलरी वगैरह इसी से लोगों का आता है, तो ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। एक RTGS भी पहले था, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लगता था, ये नेफ्ट से स्लो है। इसका भी फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो अगला हमारा बिंदु है ये है कि देश का केंद्रीय बैंक जो है RBI है, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। इसे RBI को जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। बैंकों का बैंक, RBI में हम लोगों का खाता नहीं खुलेगा, है ना, ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अंतिम ऋणदाता बैंक कहा जाता है, अंतिम ऋणदाता बैंक कहा जाता है किसको, RBI को, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। वर्तमान में शक्तिकांत दास जो है RBI के गवर्नर हैं, और प्रथम गवर्नर ओसबर्न स्मिथ बने थे RBI के, और प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख साहब बने थे। तो ये दोनों तीनों बात जो है ध्यान रखना है। इसके अलावा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1934 ईस्वी में हुआ था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था A.O. ह्यूम के द्वारा। इसके अलावा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA हरा, है ना, HRA जो है ये 1924 में बना था, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, हसरा की स्थापना 1928 में नई दिल्ली में हुआ था। डायरेक्ट पूछा गया था कि हसरा की स्थापना कहाँ पर हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था, फिरोज शाह कोटला मैदान में, जहाँ आज इसका नाम बदल के अरुण जेटली कर दिया गया है। अगला जो हमारा चौरा चौरी हत्याकांड कब होता है दोस्त, 1992 में होता है। यह हत्याकांड क्या इम्पैक्ट डालता है इंडिया के मूवमेंट में, तो असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ता है महात्मा गांधी जी को। असहयोग आंदोलन कब चले थे दोस्त, 1920 ईस्वी में। आपसे क्वेश्चन करता है ज्ञानर कि इंडिया में ऐसा कौन सा स्वतंत्रता आंदोलन था जिसमें सभी समुदाय का साथ मिला, यानी हिंदू मुस्लिम जो भी समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि भारत जो है विविधताओं का देश है, तो ये इसमें असहयोग आंदोलन में सबका सपोर्ट मिला था। लेकिन 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड हो जाता है, जिसमें पुलिस जो स्टेशन है वहाँ पे आगजनी हो जाती है, जिसमें काफ़ी सारे अंग्रेज जो है जल के मर जाते हैं। इसी घटना से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी इसे वापस लेने का निर्णय लेते हैं, है ना, चौरा चौरी हत्याकांड के कारण। इसी घटना से क्षुब्ध होकर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो है 1923 में एक अपना खुद का पार्टी क्रिएट करता है, जिसका नाम स्वराज पार्टी है ना, स्वराज पार्टी। आपसे पूछा गया था ना कि स्वराज पार्टी की स्थापना के समय अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना था चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर बनाए थे पार्टी, लेकिन अध्यक्षता को एक ही संभालता है, इसीलिए जो अध्यक्ष बने थे चित्तरंजन दास बने थे। चित्तरंजन दास जो है सुभाष चंद्र बोस जी का गुरु भी है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा बाघ प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में होता है। मैं बार बार इसे घसीट रहा हूँ क्योंकि ये पूछा जाएगा। इसके अलावा प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण BBI है, ये प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है ये आपका 1969 में हुआ था। कितने बैंकों का हुआ था, 14 बैंकों का। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसरो की स्थापना भी आपका 1969 में हुआ है। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। सोमनाथ साहब वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा तीनों गोलमेज सम्मेलन कब, अच्छा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण दूसरी बार भी हुई, एक बार 1969 में हुई और एक बार 1980 में हुई, तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। 1980 में जो है 6 बैंकों का हुआ था और 1969 में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन हुआ था, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो भारतीय हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिए थे ये आपका भीमराव अम्बेडकर साहब जो है, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय बने थे। महात्मा गांधी आपका सेकेंड गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिए थे। अब यहाँ 1931-32 से कोई समझौता है क्या, तो है ना, 1931 में आपका गांधी इरविन समझौता होता है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। गांधी इरविन, इरविन जो है अंग्रेज का नाम है और गांधी जी को तो सभी जानते हैं, तो इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है, 1931 में हुआ था। 1932 में अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में जो है एक आपका समझौता हुआ था, इसे पूना पैक्ट कहा जाता है या गांधी अंबेडकर समझौता कहा जाता है। और ये रैमजे मैकडोनाल्ड के जो पंचाट जारी किया था, सांप्रदायिक पंचाट, इसी को खारिज करने के बाद जो है ये समझौता हुआ था। अब सांप्रदायिक पंचाट क्या था, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया में जो 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार आया था, इसमें जो है सांप्रदायिक चुनाव सबसे पहले आई। सांप्रदायिक चुनाव मतलब मुस्लिम समुदाय के लोग अलग वोटिंग करेंगे और हिंदू समुदाय के लोग अलग वोटिंग करेंगे। 1919 में फिर से इसको जो है थोड़ा सा ये किया गया कि भाई जो
मुस्लिम, सिख, हिंदू सब अलग अलग करेंगे। फिर रैमजे मैकडोनाल्ड के मन में एक बात आया कि और बांटो और राज करो, तो इन्होंने कहा कि भाई जो अपर कास्ट है वो अलग करेंगे और जो लोअर कास्ट है वो अलग करेंगे। तो धर्म के जो ये आते हैं मतलब जाति पे आधारित जनगणना कराने को उन्होंने सोचा। इसे रैमजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट कहा जाता है। इसको गांधी जी और अम्बेडकर नहीं माने और इन्होंने जो है 1932 में एक पूना समझौता किया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से पूना समझौता हुआ था। इसके अलावा एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत को कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए? जो अभी अभी 2023 में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? तो कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ है। तो यहाँ पे भारत को एकमात्र गोल्ड मिला है। ये VVI रहेगा अगर खेल के क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हालांकि अभी करंट अफेयर 2 से 3 ही पूछे जा रहे हैं, जो अटपटा सा पूछे जा रहे हैं। वो दिन भी आएगा जब स्पोर्ट्स से जो है करंट अफेयर काफ़ी आएगा और गैप के बाद देखिए ये आना ही आना है। तो इस प्रतियोगिता में भारत को कुल 14 पदक प्राप्त हुए थे। भारत के लिए जो स्वर्ण पदक जीते हैं ये अमन सहरावत जीते हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अमन सहरावत एकमात्र गोल्ड जीते हैं। जैसे टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा एक गोल्ड जीत के जो है क्वेश्चन का जो है एग्जामिनर के चेहते बन गए, इसी प्रकार से ये भी बन जाएंगे एग्जामिनर के चेहते। कौन? अमन सहरावत, ये आपका गोल्ड जीता है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है 1982 में एशियन गेम कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ था। और जो शुरुआती संस्करण एशियन गेम का हुआ था 1951 में, ये भी आपका न्यू दिल्ली में ही हुआ था। तो इसे भी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत में जो है आपका एक बार 2010 में राष्ट्रमंडल खेल हुआ है, ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। पिछला राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुआ था, जहाँ भारत को 61 पदक मिलते हुए चौथा स्थान प्राप्त हुआ था, जहाँ पे शरद कमल ने सर्वाधिक 4 पदक व्यक्तिगत रूप से जीते थे, जिसमें 3 गोल्ड और 1 रजत थे। ठीक है, तो इस प्रकार से शरद कमल को इस बार का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया गया है, सबसे अधिक पदक जीते थे इसके लिए। और अगला जो आपका राष्ट्रमंडल खेल होगा ये 2026 में होगा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा, कॉमनवेल्थ गेम। देखिए राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा से होती है। कहाँ से होती है? कनाडा के हैमिल्टन से होती है। और भारत भाग लेना स्टार्ट करता है 1934 ईस्वी में। उसी प्रकार से जैसे आपका ओलंपिक का खेल 1896 में होता है, ग्रीस से स्टार्ट होता है, लेकिन भारत भाग लेना स्टार्ट किए थे द्वितीय ओलंपिक 1900 के ओलंपिक पेरिस से। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसे भी समझिएगा, द्वितीय राष्ट्रमंडल में भी भाग लिए थे और दूसरे ओलंपिक में भी भारत भाग लेना स्टार्ट किए थे। एशियन गेम की शुरुआती संस्करण 1951 नई दिल्ली में हुआ, ये बता ही दिए। इसके अलावा 2010 में राष्ट्रमंडल खेल हुआ इंडिया में, ये भी बता ही दिए, है ना। 2018 में एशियाई खेल कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका इंडोनेशिया के अंदर, 2022 में इंग्लैंड के अंदर और 2028 में होगा आपका 2026 में होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, हाँ ये मैं एशियाई खेल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 2026 में जो आपका राष्ट्रमंडल खेल होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 2022 में जो आपका एक सेकेंड एशियाई खेल जो है 2018 में इंडोनेशिया के अंदर हुआ है। 2026 में एशियाई खेल जापान के अंदर होगा, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, है ना। इसके अलावा 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ आपका राष्ट्रमंडल खेल, ये बता ही दिए। कब से स्टार्ट हुआ ये भी बता दिए थे कि 1930 हैमिल्टन कनाडा से हुआ है। और नीचे लिखा भी है कि 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होगा आपका कौन सा? कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम का पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये उन देशों का समूह है जो कभी न कभी ब्रिटिश सरकार के जो है अधीन रहे हैं। कुछ अपवाद भी है, लेकिन ज़्यादातर देश जो है ब्रिटिश सरकार के अधीन रहने वाले देशों का जो है ग्रुप है कॉमनवेल्थ। ठीक है, साइना नेहवाल किस ओलंपिक में कोई पदक जीता था? है ना, कल पूछा गया था ना कि बैडमिंटन में सबसे पहले पदक जीतने वाली कौन है? तो आपका साइना नेहवाल आंसर है, जो 2012 में लंदन में जो है बैडमिंटन में पदक जीती थी, कांस्य पदक। इसके अलावा साइना नेहवाल जो है यहीं पर यही पॉइंट है, 2012 में लंदन में कांस्य पदक जीत के जो है बैडमिंटन के क्षेत्र में पहला पदक जीतने वाली जो है बनी थी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला आपका कर्णम मल्लेश्वरी है, जो आपका सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीते थे वेट लिफ्टिंग में, भारोत्तोलन में। इसके अलावा लगातार 2 ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला जो है ये आपका PV सिंधु बना है ना। लगातार 2 ओलंपिक में 2 पदक जीत लिए, इस वाले में भी जीते और पिछले वाले में भी जीती थी। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में कराए गए, यहाँ पे भारत को 7 पदक प्राप्त हुए, जिसमें 1 गोल्ड 2 रजत और आपका जो है 4 ब्रॉन्ज मिला था। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है ना। नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला था, एकमात्र गोल्ड, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए खिलाड़ी से क्वेश्चन पूछते हैं किस खेल में कितना खिलाड़ी होता है, तो मैंने यहाँ पे बेसबॉल का रखा है। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होता है। बेसबॉल जो है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल भी है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, 5 6, है ना। बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, बेसबॉल में 9, फुटबॉल में 11, है ना। रग्बी फुटबॉल में 15। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। क्रिकेट में भी 11 होता है दोस्त, फुटबॉल में भी 11 होता है, रग्बी फुटबॉल में 15 होता है,
है ना। इसके अलावा बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, ये बता ही दिए। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7, लेकिन आपको जो है 12 भी ऑप्शन में रहेगा तो 12 नहीं मानना। अगर ऐसा पूछ दे कि कबड्डी के क्रू में टोटल खेल कितने होते हैं, तब फिर 12 मार दीजिएगा, क्योंकि 5 जो है इनएक्टिव खिलाड़ी रहते हैं, जो खेलते नहीं रहते हैं, वो बाहर रहता है। वैसे उसी प्रकार से जैसे कहीं किसी दौरा पे क्रिकेटर जाते हैं तो मात्र 11 खिलाड़ी निकल नहीं जाते हैं, 15 लेके जाते हैं जनरली, और जो 4 है वो रेस्ट मोड में रहते हैं, ठीक है। 2014 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? तो सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में होती है, बता ही दिया। और जो भी आपका म्यूजिक के क्षेत्र में भारत रत्न मिला है सबका नाम लिख के बता ही दिए। इसके अलावा अटल बिहारी साहब को जो है 2015 में आपको भारत रत्न दिया गया था, जो हमारे भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। अटल बिहारी साहब के जन्मदिन को जो है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। भारत रत्न पाने वाला जो विदेशी है, ये नेल्सन मंडेला है, खान अब्दुल गफ्फार खान है, ये विदेशी नागरिक हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला जो है ये इंदिरा गांधी जी हैं, जो हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। भारत का तैरता हुआ झील कौन सा है? तो ये लोकटक झील है, जो कहाँ पे है? मणिपुर में है। और यहीं पे आपका कैबुल लामजाओ नामक जो है, कैबुल लामजाओ नामक जो है नेशनल पार्क है, ये भी फ्लोटिंग पार्क है, जो कहाँ पे है? आपका मणिपुर में है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ झील भी इसे कहा जाता है, या फिर तैरता हुआ फ्लोटिंग पार्क आप कह सकते हैं कैबुल लामजाओ को। भारत का सबसे बड़ा झील जो है ये चिल्का झील है, जो खारे पानी का झील है, और कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। रामसर साइट में सबसे पहले जो है चिल्का झील को ही शामिल किया गया था। भारत का वर्तमान में रामसर साइट में 75 स्थान शामिल है, जिसमें सबसे अधिक तमिलनाडु का है, तो इसे भी बात ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे मीठी पानी का झील जो है ये बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। साथ ही साथ बुलर झील जो है प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत से बनने वाले झील है आपका बुलर झील। दुनिया की सबसे बड़ी झील जो है ये आपका कैस्पियन सागर है, जो खारे पानी की झील है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील सुपीरियर झील है, लेक सुपीरियर है। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपका कहा जाता है लिम्नोलॉजी, झीलों का अध्ययन को, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। भारत में प्लेट टेक्टोनिक से बना झील बुलर झील है, बता ही दिया। चलते हैं आगे। कल एक परमाणु रिएक्टर से भी क्वेश्चन आया था, लेकिन मुझे प्राप्त नहीं हो पाया था। परमाणु रिएक्टर से क्वेश्चन आया था कि फला परमाणु रिएक्टर कहाँ पे स्थित है, तो मैंने यहाँ पे परमाणु रिएक्टर से कुछ क्वेश्चन आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तमिलनाडु में स्थित परमाणु रिएक्टर कौन है? कुडनकुलम और कल्पक्कम, ये दोनों आपके तमिलनाडु में स्थित परमाणु रिएक्टर है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। यहाँ से बिजली का प्रोड्यूस होती है। जैतापुर जो पावर रिएक्टर है ये आपका महाराष्ट्र में है। हरिपुरा पश्चिम बंगाल में परमाणु रिएक्टर है। कैगा कर्नाटक में है, और काकरापारा जो है आपका गुजरात के अंदर है ना, परमाणु रिएक्टरों में। रावत भाटा जो है आपका राजस्थान के अंदर है, और कोनबारा जो है ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो दोस्तों ये थे हमारे तरफ से सुझाए गए प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर लेंगे, तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में दोस्तों। जो बच्चे इंग्लिश के लिए वीडियो की मांग कर रहे हैं, तो कल मैं देखता हूँ होगा तो 100 जो है एक अच्छा खासा सजा के जो आपके सिलेबस जैसे जैसे क्वेश्चन आया है वहाँ से प्रश्नों को लेकर एक 100 प्रश्नों का एक वीडियो बना दूंगा। भले ही 2-2.5 घंटे की होगा, अगर मेहनत करना ही पड़ रहा है आपके लिए तो क्यों नहीं करेंगे भाई, करेंगे। मुझे तो बस आपका रिजल्ट चाहिए, है ना। मिलेंगे दूसरे वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।